मित्रों, आज हम लोग जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन पर चर्चा करेंगे। यह निबंध NCERT द्वारा निर्मित कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के 12वीं पाठ के रूप में सम्मिलित है। इस पर विस्तार से बात रखने के लिए डॉक्टर नीलकंठ कुमार आज हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर नीलकंठ CIET में भाषा शिक्षा हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर नीलकंठ, आपका स्वागत है। धन्यवाद अभय जी, और सभी दर्शकों के प्रति भी मेरा अभिवादन। हिंदी साहित्य में श्री जैनेंद्र कुमार का योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद श्री जैनेंद्र कुमार ने ही अपनी विशिष्ट कहानियों और उपन्यासों के द्वारा हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। जहां प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक और आर्थिक सरोकारों से लैस होती थीं, वहीं श्री जैनेंद्र कुमार की कहानियों और उपन्यासों में पात्रों के अंतर्मन के दर्शन होते थे। हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मकता की धारा को श्री जैनेंद्र कुमार ने ही स्थापित किया। उनकी कथाओं में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण समय और समाज को ही परिलक्षित करते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन। ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधि तथा जैनेंद्र की कहानियाँ, जो 7 भाग में प्रकाशित हुई हैं। उनके निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, मंथन, सोच विचार। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनके जन्म के 2 वर्ष के पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। साहित्य और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री जैनेंद्र कुमार को सन 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। मुक्तिबोध जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें सन 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार के प्रमुख निबंधों में से एक है। अपनी भाषा कौशल से उन्होंने बाजार की जटिलताओं और कुछ नैतिक और आर्थिक सवालों को जिस बखूबी से रखा है, वह इस निबंध को कालजयी बना देता है। गंभीर वैचारिक और दार्शनिक मुद्दों के बीच छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जैनेंद्र कुमार ने जिस तरीका से विषय वस्तु को सरल बनाया है, वह अद्भुत है। निबंध आज भी शायद उतना ही प्रासंगिक है जितना जब यह लिखा गया था। बाजार का स्वरूप बदल गया है, लेकिन इस निबंध में उठाए गए सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बाजार मूलतः अर्थशास्त्र का एक विषय है। इस निबंध में जैनेंद्र कुमार बाजार की वैज्ञानिकता, नैतिकता और अनैतिकता के ऐसे ही घालमेल को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कबीर जब बाजार में खड़े होकर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप नौ चले हमारे साथ, तो उनका मकसद शायद ऐसी ही मानसिकता को त्यागने के लिए होगा। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में जैनेंद्र कुमार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से शुरुआत करते हैं जो बाजार तो जाता है कुछ एक सामान खरीदने के लिए, लेकिन लौटता है आवश्यकता से कहीं अधिक सामान खरीदकर। उससे पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो पहले तो अपनी पत्नी पर दोष मढ़ने की कोशिश करता है और फिर बाजार के चकाचौंध पर। जैनेंद्र कुमार इनकी अर्थपूर्ण विवेचना करते हैं और फिर एक दूसरे व्यक्ति की कहानी कहते हैं जो सामान लेने बाजार तो जाता है, लेकिन बाजार के चकाचौंध से वह इस कदर मूढ़ हो जाता है कि वह कोई सामान ही नहीं खरीद पाता है। वह इसकी भी आलोचना करते दिखते हैं। फिर वो एक तीसरी कहानी कहते हैं भगत जी की, जो चूरन बेचते हैं। भगत जी पूरी निर्लिप्तता के साथ चूरन बेचते हैं। वो ज़रूरत और आवश्यकता से ज़्यादा नहीं। भगत जी बाजार की सीमा और शक्ति दोनों समझते हैं, लेकिन निर्लिप्त भाव से। आइए हम डॉक्टर नीलकंठ कुमार से इस निबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नीलकंठ जी, बाजार तब भी था,
बाजार आज भी है और बाजार कल भी रहेगा। ऐसी परिस्थिति में आप इस निबंध की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बोल सकें तो अच्छा रहेगा। जी, ये बाजार दर्शन शीर्षक से ही स्पष्ट है कि बाजार के संदर्भ में जो भी विमर्श है, जो भी विचार हैं, वो इस पाठ के अंतर्गत शामिल हैं, निहित हैं। देखिए, बाजार पहले के ज़माने में जब यह निबंध लिखा गया था कई दशक पहले, तब बाजार एक जगह हुआ करती थी जहाँ लोग अपनी इच्छा से जाते थे। कुछ खरीदना हो, कोई आवश्यकता हो, या कुछ लोग जिनके पॉकेट में, जिनकी जेब में ज़रूरत से अधिक पैसा हो, वो शौक़ पूरा करने के लिए भी बाजार जा सकते थे। लेकिन तब बाजार एक जगह थी। लेकिन आज के ज़माने में बाजार सिर्फ एक जगह नहीं है। बाजार हमारे किचन में है, बाजार हमारे घर में है, बाजार हमारी सुबह में है, बाजार हमारी शाम में है। आप सुबह उठते हैं, किस टूथब्रश से दांत साफ करेंगे, कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, सवेरे में जिस तरह की आवश्यकताएं तैयार कर दी गई हैं, वो भी लगभग बाजार को जा चुकी हैं। तो सिर्फ किचन, घर, सुबह शाम ही नहीं, हमारा हाथ, जिस हाथ में एक मोबाइल होता है, वो अपने आप में एक बाजार है। पूरा का पूरा बाजार उस मोबाइल पर सजा हुआ है। आप किसी भी साइट पर जाएं और किसी क्षण कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभय जी, बाजार सिर्फ अब एक जगह नहीं है। बाजार जगह के अलावा हर क्षण हमारी जीवनचर्या में शामिल है। तो ऐसे में जब बाजार, और बाजार जब आप कहते हैं तो बाजार का मतलब आपकी क्रय शक्ति। जिसके पास कोई क्रय शक्ति नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, बाजार उसको नहीं पूछता। तो कहने का मतलब ये कि आपकी क्रय क्षमता, आपकी समझदारी, ऐसे समय में जब बाजार आपकी चारों तरफ मौजूद है, तो बहुत आवश्यक है कि आप बाजार को लेकर एक समझ विकसित करें। अगर आप अपनी समझदारी का प्रयोग इस बाजार की दुनिया में नहीं करेंगे, तो आप तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स, तमाम तरह के हीन बोध, इनसे ग्रसित हो सकते हैं। जैसे कि आप गोरे हैं या काले हैं, बाजार आपको बताता है कि आप एक क्रीम लगाएं और काले से बेहतर गोरे हो सकते हैं। बाजार आपको बताता है कि आप किस कंपनी का इस्तेमाल करें कि उनका दिया गया स्लोगन कि इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, आपका जीवन आनंद से भर जाए। आपके जीवन को ठंडा करना है तो कोको कोला चाहिए। आपको सुडौल दिखना है, आप अगर सुडौल नहीं दिखते हैं, कुछ इंच निर्धारित किए गए हैं उन इंच और उन मानदंडों पर, तो आप हीनता बोध से ग्रसित हो सकते हैं। इस तरह के तमाम फैशन हैं, उठने बैठने के तौर तरीके हैं, यहाँ तक कि आप जहाँ जाते हैं, जिस रेस्तरां में खाते हैं, जिन चीज़ों को आप खाते हैं, वो सारे स्वाद, संस्कृति, सब कुछ बाजार को सुपुर्द हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बाजार आपकी जीवनचर्या में शामिल है, दिन रात आप उससे होकर गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आपको एक कौशल की आवश्यकता है, आपको एक समझ की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि विद्यार्थियों को जीवन कौशल जानना चाहिए और अलग अलग तरह के जीवन कौशल बताए भी जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप तैरना नहीं जानते हैं तो आप डूब जाएंगे। तो तैरना आपको आना चाहिए अगर आप बचना चाहते हैं। इसी तरह जीवन में तमाम कौशलों की आवश्यकता होती है। तो आज के ज़माने में सिर्फ नहीं तैरने से आप नहीं डूबेंगे। आप अगर बाजार की समझ नहीं रखते हैं तो लोग बाजार में भी डूबते हैं। आपने सुना होगा कि सेंसेक्स के ऊपर जाने से और नीचे जाने से कितने लोग बाजार में डूब गए। तो अब सिर्फ तैरने और नहीं तैरने का मसला नहीं है,
उतना ही महत्वपूर्ण जीवन कौशल बाजार की समझ है। तो ऐसे समय में इस विषय पर, इस निबंध पर, इस विचार पर मुझे लगता है बार बार विमर्श होना चाहिए। और हमारे विद्यार्थियों को आज की तारीख में जब वो बड़े हो रहे हैं और ठीक से अभी बाजार को नहीं समझा है, तो ऐसे विषय को ज़रूर सामने लाया जाना चाहिए, ताकि एक मुकम्मल समझ उनके दिमाग में बने और वो बहुत संतुलित तरीके से बाजार का उपयोग कर सकें। आपने नीलकंठ जी बहुत सही कहा कि बाजार की प्रासंगिकता आज भी है और बाजार का स्वरूप जरूर बदला है। जैसा कि आपने कहा कि अब बाजार हमारे मोबाइल फ़ोन में है, बाजार अब वर्चुअल है, लेकिन बाजार की जो केंद्र में है बाजार, जो जिस तरह के आर्थिक व्यवस्था में हम हैं, उसमें जो बाजार की जो केंद्रिता है वो अभी भी बरकरार है जी। इसके साथ एक दूसरा सवाल जो इस निबंध के संबंध में उठता है कि इस निबंध में लेखक ने कुछ वाक्यों का इस्तेमाल बहुत किया है, जैसे कि मन का खाली होना, मन का भरा होना, मन का बंद होना, जेब खाली होना, जेब भरा होना, परचेजिंग पावर का भी जिक्र किया है लेखक ने। इन सब के क्या आशय हैं और इस जो निबंध में जो लेखक जो बात कहना चाहते हैं उससे वो कैसे लिंक्ड है? जी, अभय जी देखिए, ये मूल रूप से निबंध है विधा के रूप में, और निबंध होने के कारण वैचारिक और दार्शनिक टच लिए हुए है। तो अब जब ये वैचारिक और दार्शनिक है, तो वैचारिक और दार्शनिक होने के नाते इसकी भाषा थोड़ी सी दुरूह है, थोड़ी सी कठिन है। लेकिन इस कठिनता को, इस मुश्किल को सुगम करने के लिए उन्होंने कुछ कहानियों का सहारा लिया है। और ये जो मन का खाली होना, मन का खुला होना, मन का बंद होना, मन का भरा होना, इस तरह के पदबंधों का उपयोग किया गया है, उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 3 कहानियों का अलग अलग उल्लेख किया है। आप कहें तो 3 घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें एक उनका मित्र है जिनके जेब में काफ़ी पैसे हैं और वो बाज़ार में जाते हैं, और बाज़ार में जाने के बाद जो उनकी आवश्यकता नहीं है उस आवश्यकता से अधिक खरीदारी करके भी चले आते हैं और उनका जेब खाली हो जाता है। तब लेखक कहते हैं कि अगर इनके पास और पैसे होते तो संभवतः ये और खरीदारी भी कर चुके होते। और उसी संबंध में वो मन के भरे होने और खाली होने की भी बात करते हैं। तो इसी संदर्भ में वो उसको जोड़ते हुए कहते हैं कि जब जेब भरा हुआ हो, जेब भरे होने का मतलब कि जब आपके पास पैसे हों और मन खाली हो, मतलब मन में आप कुछ तय करके न गए हों कि आपको क्या खरीदारी करनी है, लेकिन बाजार आप पहुंचते हैं और पॉकेट में पैसा है, तो ये नीम और करेला वाला रिश्ता हो जाता है। फिर तो आप रुकते नहीं हैं अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, अपने पैसा आपके पास है, इस क्रय शक्ति और गर्व की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए जो भी आपके समक्ष आता है, आप ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप उसको खरीद नहीं सकते हैं, और आप खरीदते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं जेब का भरा होना और मन का खाली होना। तो बाजार कभी खाली मन और भरे जेब से नहीं जाना चाहिए। एक दूसरी घटना का उल्लेख करते हैं वो, और उल्लेख करते हुए कहते हैं कि एक उनके मित्र हैं जो गए और उनके समझ में ही नहीं आया कि वो क्या खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था और मैं एक चीज़ खरीदता तो दूसरे को छोड़ देता, तो मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, और वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के प्रति भी वो आलोचनात्मक हैं कि भाई आपके दिमाग में बातें तय होनी चाहिए कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, और इस स्थिति को
आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि ये थोड़ा इससे और आगे जाएं तो ये बंद मन वाली स्थिति है कि आपने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं और कोई चीज अस्तित्व में है या नहीं है, जब आप आंख ही बंद कर लेंगे तो ये उस स्थिति से भागना है। जब आपको कोई जगह अच्छी न लग रही हो और आप उस जगह से जो आपकी भावनाएं हैं उनको अलग करने के बजाय आंख ही बंद कर लें तो वह जगह आपके ऊपर और भी प्रभावी हो जाएगी। कोई भय है, उस भय से मुक्त होने के बजाय अगर आप स्थिति से भागने लगेंगे तो निश्चित रूप से वह स्थिति, वह भय आपके ऊपर हावी होता जाएगा। बाजार की भी ऐसी ही स्थिति है कि आप अपने बंद मन को लेकर वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाजार का चकाचौंध, बाजार का आकर्षण तो अपनी जगह है। आप आंख बंद करके या उस स्थिति से भागकर या अपने मन को बंद करके बाजार में नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति का मतलब यह है कि बाजार आप पर पूरी तरह से हावी हो रहा है, इसलिए आप अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं कि कहीं वो प्रविष्ट ना हो जाए किसी भी रास्ते से। एक तीसरी स्थिति है जिसका उल्लेख वो भगत जी के रूप में करते हैं, जिसका उल्लेख आपने भी प्रारंभ में चर्चा के दौरान किया कि एक भगत जी हैं जो चूरन बेचते हैं और चूरन बेचते हैं किस भाव से? बिल्कुल निर्लिप्त भाव से। उनको 6 आने की कमाई करनी है तो 6 आने की कमाई करने के बाद बाकी चूरन बच्चों में बांट देते हैं, उनको अतिरिक्त नहीं चाहिए। तो बाजार के लोभ और लाभ से वो पूरी तरह मुक्त हैं। वो बाजार को समझते हैं कि बाजार क्या दे सकता है, इसलिए अपने जीवन की जो कमाई है, जीवन चलाने के लिए जितना चाहिए उतना बाजार से ग्रहण करते हैं और उसके बाद लाभ और लोभ से मुक्त होकर सब बच्चों में बांट देते हैं चूरन। और इसीलिए उस मोहल्ले में रहने वाले बच्चे लोग सब उनके प्रति सम्मान के भाव से भरे रहते हैं। और एक और घटना का वो उल्लेख करते हैं कि वही भगत जी जब बाजार जाते हैं तो भगत जी का बर्ताव कैसा होता है। भगत जी बाजार जाते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं प्रसन्नता के भाव से उस चकाचौंध को, लेकिन उनको चाहिए जीरा और हींग, जीरा और नमक। तो वो पंसारी की दुकान पर जाएंगे और पंसारी की दुकान पर जितने पैसे की वो चीज़ मिलेगी उसको लेंगे और उसके बाद उसी भाव से वापस लौट आएंगे। बाजार को देखते हुए, उसके आनंद का अनुभव करते हुए, लोगों के सम्मान जो उनको पहचानते हैं उनको नमस्कार करते हुए वापस अपने घर लौट आते हैं। बाजार का लाभ, चकाचौंध कुछ भी उन्हें विचलित नहीं करता है, कुछ भी उनमें हीनता का बोध पैदा नहीं करता है, इसलिए वो अपने जीवन में स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। और इस स्थिति को उन्होंने कहा खुला मन। ये बिल्कुल खुला मन है और ऐसी स्थिति में जब कोई बाजार जाता है तो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से बाजार में क्रय और विक्रय करता है। यह समाज के लिए भी लाभदायक है, राष्ट्र के लिए भी लाभदायक है। तो बाजार से जो लेना है, जो आवश्यकता है, इतना भर ही जो ले वही बाजार की अच्छी समझ रखता है, ऐसा लेखक कहते हैं। और इसी संदर्भ में अभय जी वो अलग अलग पदबंधों का उपयोग करते हैं, खाली मन, खुला मन और बंद मन। यानी कहने का मतलब यह है कि बाजार की पूरी समझ के साथ ही हम बाजार जाएं। जी नीलकंठ जी, इस निबंध में कई जीवन उपयोगी सूक्तियों का उल्लेख किया गया है, परंतु गहन वैचारिकता और भाषा की दुरूहता के कारण उन्हें समझने में परेशानी हो सकती है। क्या आप उन स्थलों का उल्लेख कर विद्यार्थियों के लिए उसे सुगम बना सकते हैं? जी अभय जी, यह एक वैचारिक निबंध है और वैचारिक निबंधों की भाषा थोड़ी सी दुरूह अवश्य हो जाती है। आपने सही कहा कि कई जगह सूक्तियों का सहारा लिया गया है, लेकिन उन सूक्तियों की आवश्यकता है, इसलिए विचार को, अपनी दृष्टि को अभिव्यक्त करने के लिए सूक्तियों का सहारा लिया गया है। मैं उन सूक्तियों को आपके समक्ष रखता हूँ और उसको सुगम बनाने का प्रयास करता हूँ। मैं सूक्तियों को पढ़ूंगा, आप भी उसे ध्यान से सुनें और फिर उसके विश्लेषण की ओर भी हम जाएंगे बारी बारी से। जैसे कि इस पाठ में कुछ पंक्तियां हैं। बाजार में एक जादू है, वह जादू
आँख की राह काम करता है वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अब आप देखें कि लेखक कह रहे हैं कि बाजार में एक जादू है, लेकिन वह जादू चुंबक की तरह काम करता है। और चुंबक किसे आकर्षित करता है या किसकी तरफ आकर्षित होता है? लोहे की तरफ। अन्य धातुओं की तरफ वह आकर्षित नहीं होता है। तो बाजार भी आकर्षित करता है और आकर्षित होता है किसकी तरफ? जिसका जेब भरा हुआ है। और जेब भरा है, मन खाली है, मन में वो तय कर नहीं गया है बाजार की ओर। फिर लेखक कहते हैं कि जेब खाली हो तो भी यह जादू चल जाएगा, क्योंकि मन तो खाली है, मन ने कुछ तय नहीं किया है। और ऐसी स्थिति में जब आप बाजार जाते हैं तो आजकल बाजार में कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। वो आपको लोन पर भी सामान दे सकता है, वो तरह तरह के और हथकंडे भी अपनाकर आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और यही नहीं, आप वहां जाकर हीनता बोध से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो ये सब बाजार का असर है जो आप पर पड़ सकता है। देखने में ये पंक्तियां सुक्तियां की तरह लग रही हैं, लेकिन जब आप चुंबक के संदर्भ में इसका विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से इसका अर्थ खुलकर आपके समक्ष आ जाता है। ऐसी ही एक और पंक्ति है जिसका मैं उल्लेख आप सबके समक्ष करना चाहूंगा। जैनेन्द्र लिखते हैं बाजार की जकड़ के संदर्भ में कि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? अब सुनने में यह सुक्ति की तरह है, लेकिन लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं कि बाजार के चकाचौंध में आकर्षित होकर आप बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं वस्तुओं के मोह पास में आप बंध जाते हैं। एक तरह से वो सामान आपको मुक्त नहीं रहने देना चाहते हैं। और आपने अपने जीवन में भी ऐसा अनुभव किया होगा कि उपभोक्तावादी सामान जितना बढ़ता जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी कम होती जाती है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि अगर रेशम की ही डोर हो, वो मुलायम हो, देखने में आकर्षक हो, चकाचौंध पैदा करता हो, तो भी जकड़ तो जकड़ है और दर्द तो आप महसूस करेंगे ही, परेशानी तो आप महसूस करेंगे ही। इसीलिए तमाम उपभोक्तावादी सामान होने के बावजूद लोग ना तो स्वस्थ रह पा रहे हैं और ना ही प्रसन्न। आप कितना भी पिज़्ज़ा बर्गर खा लें, आप कितना भी फास्ट फूड खा लें, आप कितना भी सुविधा के सामान कार से लेकर, फ्रिज से लेकर और एसी तक ले आएं, लेकिन हकीकत तो यही है, ये सब स्वस्थ जीवन शैली की निशानी नहीं है। स्वस्थ और आनंद होने के लिए आपको अपने मन में अवस्थित होना होगा, अपने विचारों को स्थिर करना होगा। आनंद तो वहाँ है, वस्तुओं में आनंद कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह की पंक्तियां जैनेन्द्र हमारे समक्ष लाते हैं, और जब उनको खोलकर बाहर के जीवन से जोड़कर उदाहरण के साथ आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके समझ में बात आ जाएगी, और आप पाठ्य पुस्तक से बाहर निकलकर सिर्फ किताब में मौजूद बाजार को ही नहीं समझेंगे, वास्तविक बाजार की भी समझ आप में पैदा हो जाएगी। जी अभय जी। नीलकंठ जी, इस निबंध के प्रारंभ में ही लेखक ने स्त्री विमर्श की ओर भी संकेत किया है। इसके संदर्भ क्या हैं और क्यों यह महत्वपूर्ण है इसे समझना? जी अभय जी, आपने पाठ को बहुत गौर से देखा है, नहीं तो 2-3 पंक्तियों में सिर्फ ये बात आई है और बिल्कुल संकेत की तरह ये बात सामने आई है। मैं चाहूँगा कि उन 2-3 पंक्तियों को पढ़कर आपके समक्ष रखूं तो बात संभवतः ज़्यादा समझ में आएगी। उनके मित्र जब बाजार से सामान खरीद कर आते हैं और आरोप
अपनी पत्नी पर डाल देते हैं, उस समय की ये पंक्तियां हैं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। अब देखिए, लेखक आदिकाल से ही इसको पकड़ रहे हैं और आदिकाल से कहने का मतलब ये कि स्त्रियों के प्रति जो धारणा रही है, जैसे माया और मोह का हिस्सा स्त्री को भी माना जाता रहा, वस्तु की तरह स्त्रियों को देखने की दृष्टि रही है। तो जैनेन्द्र उस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धन भी माया, स्त्री भी माया और ये बाजार भी माया। तो माया माया को नहीं अपनी ओर आकर्षित करेगा तो किसको आकर्षित करेगा? पर अंत में जैनेन्द्र कहते हैं कि इन मामलों में अक्सर स्त्रियों की ओट ली जाती है। ओट लेने का मतलब कि वास्तविकता कुछ और है, आप उनके नाम का सहारा लेते हैं। कहीं न कहीं यह स्त्रियों को सीमित संदर्भ में फिक्स करने की, स्टीरियोटाइप बनाए जाने का विरोध है। आप सौंदर्य में, धन में, वस्तु में स्त्रियों को सीमित करते हैं और जैनेन्द्र सांकेतिक रूप से ही सही इस बात का उल्लेख करते हैं कि स्त्रियों को इन चीज़ों में सीमित नहीं किया जाना चाहिए। बाकी लोगों की तरह स्त्रियों का अपना भी अस्तित्व है, इसलिए वो कहते हैं कि इन मामलों में स्त्रियों का ओट लिया जाता है। और जैनेन्द्र ऐसे रचनाकार रहे हैं जिनकी रचनाओं में स्त्री पात्र केंद्रीय स्थिति में होते हैं। निबंध आमतौर पर वैचारिक और गंभीर विधा मानी जाती है, इसीलिए इसकी भाषा भी गंभीर होती है। इस निबंध को आप किस दृष्टि से देखते हैं? जैनेन्द्र इस बात को समझते हैं, संभवतः इसीलिए वो इसको डाइल्यूट करने के लिए, इसको सुगम बनाने के लिए संभवतः कहानियों का सहारा लेते हैं। कहानियाँ उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष हैं जो सुक्ति को खोलते हैं, सुक्ति को स्पष्ट करते हैं। तो एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी भाषा थोड़ी सी गंभीर और दुरूहता लिए हुए अवश्य है। भाषा में संस्कृत निष्ठता भी है, इसीलिए आप देखेंगे कि संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का उपयोग यहाँ पर किया गया है। अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे परचेजिंग पावर का उपयोग किया गया है। इसी तरह अंग्रेजी के कई और भी शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो एक तरह से दैनिक बोलचाल की हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी का जो प्रचलित रूप है, उसमें संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर इस निबंध के अनुकूल भाषा गढ़ी गई है और संभवतः वैचारिक निबंध होने की वजह से ही भाषा का भी यह स्वरूप हमारे समक्ष है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है और इसको समझने के लिए जिन बातों की ओर मैंने संकेत किया, कुछ पंक्तियां हैं जिनको मैं पढ़ता हूं तो और भी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि वो लिखते हैं बंद मन के संदर्भ में कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। खाली नहीं रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मन बंद रहे, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। अब देखिए, विचार और आध्यात्म की बात यहाँ पर की जा रही है। अब विचार और अध्यात्म की बात होने की वजह से ये दुरूहता आएगी, जिसको आप कहानी से जोड़कर, दैनिक जीवन के उदाहरण से जोड़कर स्पष्ट कर सकते हैं। वो आगे लिखते हैं कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। तो और इससे आगे कहते हैं कि सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोधः तपः, फिर वो ऐसे तप को भी झूठ कहते हैं। कहने का मतलब कि इच्छा का पूर्ण रूप से आप निरोध नहीं कर सकते। आप मनुष्य हैं,
आप भगवान नहीं हैं, आप ईश्वर नहीं हैं कि आप शून्य हो जाएंगे। इसलिए इच्छा नियंत्रित होनी चाहिए, इच्छा का पूर्ण निरोध नहीं होना चाहिए। और संस्कृत का एक श्लोक भी उन्होंने कोट किया कि इच्छा निरोधः तपः, इच्छा का निरोध ही तप है। तो वैसे तप का जैनेंद्र समर्थन नहीं करते हैं। इससे आप इसकी भाषा की संरचना को समझ सकते हैं और जो दुरूहता, गंभीरता और वैचारिकता आती है उसको किस तरह से सुगम बनाया जाए, यह भी आप समझ सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलकंठ जी, आपने बहुत शिद्दत से इस निबंध को समझाया है। बाजार की इतनी बात हुई है कि कबीर फिर से याद आ रहे हैं। मैं अपनी बात कबीर को उद्धृत कर समाप्त करना चाहूँगा। कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या बात। नमस्कार।